हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल देखा, तो आज हम बात करेंगे एसएससी 2024 में आप कैसे सिलेक्शन लें या इस बार आप इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर पाएं। क्योंकि इस बार आप देखेंगे तो फरवरी से आपके एसएससी की वैकेंसी आनी स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद हर महीने वैकेंसी और उसके बाद एग्जाम की अप्रैल मई से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। वो भी हर मंथ आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आज मैं उसी पर बात करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आखिर कैसे आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे या किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है और एसएससी में कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी जो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। तो बाकी भाई ये हमारा थंबनेल जैसा आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सीजीएल जो मेंस मैथ में मेरा जो हाईएस्ट स्कोर है वो 211 है। सीजीएल प्री में 170 प्लस थे मेरे, और इसी तरह सीजीएलबी में 4 बार यानी 4 टाइम्स से मैंने मेंस क्वालिफाई किया हुआ है। ऐसे ही सीएचएसएल भाई ये 2 बार है। सीपीओ हमारा 2 बार क्लियर है। एनटीपीसी तो बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे भी नहीं है। तो इसलिए आप मुझ पर ये भरोसा कर सकते हो कि मैं जो आपको बताऊंगा एकदम जिन्युइन मैं आपको जानकारी यहाँ पर दूंगा। तो फिलहाल में हम स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले एसएससी के बारे में जान लेते हैं। एसएससी में आपकी कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी जिनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप उनकी तैयारी कैसे करोगे, फिर उस पर बात करेंगे। देखो सबसे पहले भाई जो एसएससी है, एसएससी तो आपने देखा होगा सर, ये जो एसएससी है स्टा एसएससी हमारा, तो एसएससी में एक आयोग है हमारा कर्मचारी चयन आयोग, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसमें आते कौन कौन सी वैकेंसी हैं पहले तो उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें जो टॉप हमारी वैकेंसी आती है वो आती है सीजीएल की, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि किससे होती है भाई, ये होती है ग्रेजुएट। ये किससे होती है, ग्रेजुएशन से। तो इसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। फिर यहाँ पर दूसरी जो ग्रेजुएशन से हमारी वैकेंसी आती है वो सीपीयू की आती है। सीपीयू की इसके लिए भी हमारी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो बेटा इसके लिए ग्रेजुएशन होती है, समझे। इसके बाद अगर हम और आगे अपने देख लें तो इसके बाद आता है हमारा सीएचएसएल। क्या आएगा बेटा, सीएचएसएल आता है। और सीएचएसएल ये आपका 10+2 से होता है, यानी 12th से ये होगा। फिर सीएचएसएल के बाद आपको एमटीएस देखने के लिए मिलेगा। एमटीएस एमटीएस आपका होता है 10th से होता है। ये किससे होगा, ये 10th से होता है। फिर एसएससी में आपकी जीडी भी आते हैं, यूपी और कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी आता है, लेकिन वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। मैं केवल वो वैकेंसी यहाँ पर ले रहा हूँ जिसमें आपका मैथ आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और जीएस आती है। अब जैसे आपकी स्टेनोग्राफर भी आता है इसमें, हाँ जी स्टेनोग्राफर। तो ये जो स्टेनोग्राफर है इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी 12th होती है, स्टेनोग्राफर। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी, 12th होगी। तभी देखते चलना भाई ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। इसके बाद आता है आपका सिलेक्शन वेरियस पोस्ट। जी क्या आता है, सिलेक्शन वेरियस पोस्ट की हमारी वैकेंसी आती हैं, वेरियस पोस्ट। और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो 10th होती है। इसके बाद इसमें आपकी 12th से भी वैकेंसी आती है और आपकी ग्रेजुएशन से भी वैकेंसी आती है। तो ये तीनों से आती हैं। तो आपको ये पता लग गया भाई इनका जो सिलेबस होता है ना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इनका सभी का सिलेबस सेम होता है, समझे। जब सिलेबस सेम होगा तो आप अगर जो मैं आपको आज बताऊंगा ना, अगर आप ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ लेते हैं, समझे, इनको अगर आप अपना कर लें तो आप इन सब में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और इसमें सिलेक्शन भी ले पाएंगे। तो इसी पर बात होगी आज जितनी भी हम बात करेंगे। अब जैसे भाई सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सिलेबस की, यानी जो हमारा सिलेबस है आखिर वो क्या है। तो यहाँ पर अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। अब वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो पहले उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको दिया जो आपका आता है ये होता है मैथ, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो मैथ्स होता है। इस मैथ में आपका एक तो आएगा अरिथमेटिक, जिसको हम बोलते हैं अंकगणित। दूसरा आपका इसमें आता है एडवांस मैथ, जिसमें आपके अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री ये सारे आते हैं, यानी एडवांस मैथ भी आपको यहाँ पर आता है, आपका एडवांस मैथ। इसके बाद ये मैथ हो गया। अब दूसरा भाई यहाँ पर मैथ के बाद आपका क्या मिलेगा, मैथ, फिर रीजनिंग आ जाएगी। अब रीजनिंग तो सभी के लिए एक जैसी होती है। वो होता क्या है एसएससी में जो आपके 10th लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें केवल क्या अर्थमेटिक आता है, एडवांस नहीं आता।
रीजनिंग सभी में कॉमन होती है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जीए, जिसको हम कहते हैं जनरल जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जर्नल अवेयरनेस। इसके बाद फिर आपकी आती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। फोर्थ क्या आता है इसमें? इंग्लिश आती है। अब देखो इंग्लिश में क्या क्या आएगा। अभी यहाँ पर ना हम जो देखेंगे, ये तो हमारा सिलेबस हो गया। अब क्या क्या सिलेबस हमारा आता है, अब किस में भी क्या आएगा, किसको आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो बस यहाँ पर जो हमें करके चलना है भाई, जैसे आपका ये सिलेबस है, तो सिलेबस को आप ये मान के चलना है कि जो भी सिलेबस ये आपका है, आपको डेली 10 घंटे स्टडी करनी है। कितने घंटे करनी है बेटा? 10 घंटे। यानी जो आप स्टडी करोगे यहाँ पर कितने घंटे करोगे डेली? 10। अब 10 घंटे कैसे पढ़ोगे वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग सिलेक्शन ले पाए। तो ध्यान रख के चलना। देखो जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, सब कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उससे आपको बताऊंगा। मैं कोई ऐसा नहीं कि कैसे मैंने किसी की वीडियो उठा के देख ली और आपको बता दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मेरा अनुभव है वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया मैथ। अब देखो मैथ को भी आप क्या कर लें बेटा, मैथ, ये जो हमारा मैथ आता है, अब मैं आपसे कहूँ, देखो मैथ मैक्सिमम जो होता है ना सभी के साथ दिक्कत होती है, तो इसलिए मैथ को जो आप दो, डेली मैथ आप पढ़िए 4 घंटे। समझे? जिनका मैथ वीक है उन्हें 4 घंटे तो मैथ पढ़ना है। अब 4 घंटे आप लोग मैथ कैसे पढ़ोगे वो आप समझ लें। तो कुछ 4 घंटे में आपने इसको 2 पार्ट में बांटना। एक तो लिख लेना आप अर्थमेटिक। समझे? एक तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अर्थमेटिक अंकगणित हमारा आ जाएगा, दूसरे यहाँ पर हमारा एडवांस मैथ आएगा। तो आपको इनको 2-2 घंटे पढ़ना है। अब 2-2 घंटे भाई कैसे पढ़ोगे, इसमें भी लॉजिक होता है, एडवांस मैथ। जैसे अर्थमेटिक की बात की भाई, मैंने कहा इसको आप 2 घंटे पढ़िए, तो इसको आप कितना पढ़ोगे बेटा? 2 घंटे आपको इसको देने। अब ये जो 2 घंटे दोगे ना आप, इसमें भी एक तो होगा कंसेप्ट, एक क्या होगा आपका? कंसेप्ट होगा। दूसरा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करने। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन हम कह सकते हैं जैसे कंसेप्ट। तो डेली आप इसको क्या करोगे भाई, 1 घंटा आप इसको दोगे और 1 घंटा इसको दोगे। देखो मान लीजिए, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ आपने सबसे पहले परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज में क्या करना है कि आप पहले कंसेप्ट करो 1 घंटा। समझे? कंसेप्ट करिए, फिर उस कंसेप्ट पर जो आपके पीवाईक्यू हैं, क्योंकि ऐसी बुक बहुत हैं जो कि आपको टाइप वाइज भी दे रखी हैं और बाकी चैप्टर वाइज तो हैं ही, बल्कि टाइप वाइज भी हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने पहले कंसेप्ट पढ़ा, और कंसेप्ट आप कितना, 1 घंटे आप सीख रहे हैं इन चीज़ों को, आपने सीखा, उसके बाद आपने 1 घंटा वो चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चंस में अप्लाई कर दी। तो ये काम आप यहाँ पर करेंगे डेली। और जब आप ये काम करेंगे कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू, तो आपके डाउट बिल्कुल क्लियर होते चलेंगे। ठीक है? इसी तरह एडवांस मैथ में क्या होता है कि एडवांस मैथ में भी हमारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना कंसेप्ट के एडवांस मैथ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट तो आपको करना ही होगा, प्लस आप इस पर पीवाईक्यू भी करेंगे, यानी जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाते हैं वो भी आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। अब जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो भैया कंसेप्ट भी डेली, जैसे मान लें आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आप 1 घंटा, 1 घंटा क्या कर लें, आप 1 घंटा ज्योमेट्री को डिटेल में पढ़िए, उसकी थ्योरम, उसके जो भी फॉर्मूले टाइप्स होते हैं उन सबको पढ़ लें, यानी जो भी प्रमेय वगैरह होते हैं उनको पढ़िए आप। जब आप उनको पढ़ेंगे 1 घंटा, फिर उन पर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, इस तरह का जो कंटेंट है ना, बहुत सी बुक ऐसी हैं जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगाने हैं, वो भी 1 घंटा। तो इस तरह से मैथ को आप डेली 4 घंटा देंगे। और जब आप 4 घंटा इस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी जड़ें मजबूत होंगी, प्लस प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जो भी आपके डाउट है ना वो सारे क्लियर होते चलेंगे साथ में ही। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बताया भाई मैथ आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ के बारे में। अब जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर हम आ जाएं, मैथ के बाद हमारी रीजनिंग आ जाती है। देखो रीजनिंग के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं बस आपसे ये बोलूँगा कि आप यहाँ पर 1.5 घंटा पढ़िए रीजनिंग। तो रीजनिंग को हमें कितना देना है, 1 घंटा 30 मिनट देने। रीजनिंग को बेटा 1 घंटा कितने, 30 मिनट हमें देने पड़ेंगे इसको डेली।
क्योंकि कम से कम इतना तो देंगे तभी हम अपना स्कोर बूस्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो रीजनिंग हमारी होगी, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर भी क्या होता है, कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट। और इसके बाद रीजनिंग में भाई क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब रीजनिंग में कंसेप्ट इतने नहीं होते, तो इसलिए जब इसमें कंसेप्ट भी कम है तो हम क्या करेंगे भाई, इसके जो कंसेप्ट है हमें 45 मिनट सीखना है। कितने? 45 मिनट। आप 45 मिनट क्या करेंगे, सीखेंगे चीजों को। फिर जब आप 45 मिनट सीख लेंगे तो 45 मिनट आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन करिए। तो इन 45 मिनट में जब आप ये क्वेश्चन बनाओगे तो जो कुछ आपने सीखा वहां पर आपने अप्लाई कर दिया। ये केवल आपको क्या करना है, ये जब तक करिए जब तक आपको ये कंसेप्ट सारी याद ना हो जाए। यानी आपको जितने भी ट्रिक्स वगैरह हैं वो सारी जब रट जाएं तो उसके बाद आप फिर इस कंसेप्ट को छोड़ के डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो ये काम तो आपको यहाँ पर डेली करना है, ठीक है, इसमें आप कोई कटौती नहीं कर सकते। और इसके बाद अब जैसे हमारा 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं, तीसरे पर आते हैं, हम जीएस पर आते हैं। यानी जो हमारी जीएस हमें दी जाती है भाई, जीएस जर्नल अवेयरनेस यानी जीए। मैंने इसको जो पढ़ने का तरीका आपको बताया, मैंने ये कहा बेटा आप जो इसको पढ़ेंगे ना, यहाँ पर जो आप करिए कि यहाँ पर एक तो आप करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, समझे? आपको क्या क्या पढ़ना है? एक तो होगी हमारी करंट अफेयर, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के साथ में और क्या आप लोग पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर करंट अफेयर आपने पढ़ी प्लस स्टैटिक जीके। अब देखो होता क्या है, मैंने अक्सर ये देखा कि आजकल बच्चे सुबह सुबह उठेंगे, मुंह भी नहीं धोते, उसके बाद सीधा क्या करेंगे, नींद में फोन चला के बैठ जाएंगे, करंट अफेयर की वीडियो चला देंगे और क्या करेंगे, 1 घंटे तक भाई वीडियो चली जा रही है। ये बताइए जब आप 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ोगे तो रिवीजन कब करोगे उसका? इतना टाइम है आप लोगों के पास? क्यों, आप सिविल सर्विस की तैयारी तो नहीं कर रहे हो ना, आप कर रहे हो एसएससी की तैयारी। तो आपको ना एसएससी के अकॉर्डिंग ही पढ़नी पड़ेगा इसको। तो आप क्या कर लें भाई, करंट अफेयर के लिए केवल जो ऑनलाइन क्लास होती है ना यूट्यूब पे, उनकी जो पीडीएफ होती है वो आप पीडीएफ लें, उसको पढ़िए। या फिर आप कोई बुकलेट लें और वो भी अच्छी बुक हो, जैसे मंथली जो मैगजीन आती है वो आप पढ़िए करंट अफेयर के लिए। अब ऐसे स्टैटिक जीके। अब करंट अफेयर के लिए ये नहीं कि भाई आप करंट पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं करंट अफेयर को, तो यहाँ पर केवल 30 मिनट दो करंट अफेयर को डेली, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। इसी तरह आप स्टैटिक जी को भी कितना टाइम दोगे, केवल 30 मिनट दीजिए, इतना टाइम आपको यहाँ पर देना है। यानी टाइम केवल इतना दीजिए, टाइम मैनेज बहुत जरूरी है। तो 1 घंटा हमारा हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों एक साथ पढ़ना, आप ये नहीं जैसे करंट अफेयर और स्टैटिक जी के दोनों को एक साथ पढ़ना है। अब हम जो आते हैं वो आता है हमारा जनरल स्टडीज। क्या आ गया हमारा? जनरल स्टडीज आ जाएगा। भाई इसके बाद अब आता है हमारा जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। अब ये जो सामान्य अध्ययन है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप लोग कैसे पढ़ोगे? तो एक बात याद रखना, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपके प्रीवियस ईयर होते हैं ना, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको जरूर करने होते हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो या फिर जीएस हो, सभी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनके लगाने होते हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं। तो जनरल स्टडी में भी क्या होता है भाई, एक तो होते हैं आपके सब्जेक्ट, एक तो आपके सब्जेक्ट होते हैं और एक होते हैं आपके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे सब्जेक्ट आपने लिया भाई, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी आप क्या पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब आप डेली जब अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको बेटा आप 1 घंटा दो। इसको कितना दोगे आप डेली? 1 घंटा दोगे। और जब आप इसको 1 घंटा दे दोगे तो इसके बाद फिर आप देखेंगे पीवाईक्यू। एक बुक आपको पीवाईक्यू की लेनी है, इसको कितना देंगे आप? केवल 30 मिनट देंगे। कितना? 30 मिनट। तो ये 1 घंटा और ये 30 मिनट, तो दोनों को मिलाकर ये कितना? 1.5 घंटा। तो हमें जो जीएस पढ़नी है ना टोटल ये 2 घंटे 30 मिनट पढ़नी है, यानी 2.5 घंटे आप इसको पढ़ेंगे, समझे? तो जिसका जैसा वेटेज उसको उतना टाइम। देखो वेटेज तो सबका बराबर है, लेकिन इतना भी हमें याद रख के चलना है भाई, क्योंकि हम अगर किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा सा भी ढील दे देंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। इसलिए सभी को बराबर टाइम देना है, हमें सभी पढ़ने पड़ेंगे, तब आप लोग इनको कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर ये केवल मैं आपको जीएस का बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर आपको जरूर लगाने, इनको आप नहीं छोड़ेंगे।
अब इसके बाद हमारा इंग्लिश आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन होता है, और सबसे ज़्यादा जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है ना आखिर इसी में होती है। तो बेटा इसी को समझ लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश आएगा हमारा, तो इंग्लिश अभी बाकी है। इंग्लिश, अब ये जो इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश को हम बांटते हैं 3 पार्ट में। हम इंग्लिश के कौन कौन से भैया 3 पार्ट होते हैं, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखो, इंग्लिश में जो सबसे पहले आता है ना, ये सेक्शन होता है वोकैब का। पहला सेक्शन क्या होगा आपका? वोकैब होता है। दूसरा सेक्शन आपका यहाँ पर क्या होता है बेटा? दूसरा सेक्शन आपका यहाँ पर ग्रामर होता है। और तीसरा सेक्शन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो होता है कॉम्प्रीहेंशन। अब ये पैसेज हो गए आपके, या PQRS हो गए, तो ये आपके सभी इसी में आते हैं। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे? इंग्लिश में आएंगे। अब थोड़ा सा अगर मैं वोकैब की बात कर लूँ, तो आप अगर जानते हो या आपको ये पता हो, भाई वोकैब के जो क्वेश्चन आते हैं आपके 25 में से बेटा 12 क्वेश्चन वोकैब के ही आएंगे। अब वोकैब में भी क्या क्या आता है, जैसे आपके सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, समझे, और आपके हाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं तो वो आपके आ जाएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, फ्रेजल वर्ब हो गए, ये सारे आपकी वोकैब होती है। अब वोकैब की अगर बात आए, तो वोकैब आप डेली केवल 30 मिनट आप डेली वोकैब पढ़िए। बेटा वोकैब कौन सी पढ़ेंगे? केवल प्रीवियस ईयर की पढ़ेंगे आप, यानी जो अभी तक एसएससी ने पूछी है। तो ये प्रीवियस ईयर की आपको वोकैब यहाँ पर पढ़नी है, अलग से कुछ भी ट्राई नहीं करना है। एक वर्ड अलग से मत पढ़ना प्रीवियस ईयर के अलावा वोकैब में, अगर आप याद करोगे तो केवल ये कर लेना। इसके लिए बुक बहुत सारी हैं, तो हो सका तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। जैसे ग्रामर आती है, ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि ग्रामर पहले तो भाई आप रूल पढ़िए, रूल, ठीक है। और ये ग्रामर जो ना आप डेली इसको 1 घंटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है ना, ग्रामर वाला जो सेक्शन है बच्चों का वीक ही होता है, मैक्सिमम मैंने देखा है वीक होता है। तो हमें क्या करना है भाई, 1 घंटा ग्रामर डेली पढ़ें आप लोग। और ग्रामर में क्या, पहले आपने रूल करे। जैसे मान लीजिए भाई आपने सबसे पहले टेंस पढ़ा, तो आपने टेंस के भाई जो भी रूल थे आपने सारे पढ़ डाले, रूल कंप्लीट हो गया बाय आप क्वेश्चन पर। तो जितने भी आपके उसमें क्वेश्चन से दे रखे हो ना प्रीवियस ईयर के, वो सारे लगा दें। यानी पहले क्या करें, रूल, उसके बाद करने हैं आपको बेटा क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, समझे, ये करें। पर इसको डेली 1 घंटा आप लोग करिए। और वो कैब 30 मिनट होगी हमारा ग्रामर। अब आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं ना उनके लिए सबसे प्रॉब्लम क्रिएट यही करता है। और जो सीबीएसई वाले होते हैं उनके लिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनका ये वाला जो पार्ट होता है ना वो स्ट्रांग होता है, ये वाला वीक होता है। लेकिन जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं इन दोनों को तो कर लेते हैं, लेकिन इसको नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, कॉम्प्रीहेंशन इसको 1 घंटा आप देंगे डेली, यानी 1 घंटा तो आपको इसको देना पड़ेगा। लेकिन पढ़ोगे क्या? देखो, पढ़ने के लिए सब हमारे अलग अलग यहाँ पर तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए भाई कोई कहता है आपसे न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, कोई आपको न्यूज़पेपर सजेस्ट करेगा, या मैं तो केवल आपसे ये बोलूंगा कि आप यहाँ पर चाहो तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, या फिर जो प्रीवियस ईयर के आपके कॉम्प्रीहेंशन हैं, हाँ जी क्या है बेटा, कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया जाए इसमें, या आपके क्लोज टेस्ट हो, क्या हो, क्लोज टेस्ट, या फिर आपको जो PQRS दिए जाते हैं, अरेंजमेंट जो हम करते हैं, ये हो। तो ये आप केवल प्रीवियस ईयर के लगाइए, लेकिन पढ़ना है इनको 1 घंटे। अब कैसे पढ़ोगे 1 घंटे? मान लो आपने देखा कि सर हमें 2 कॉम्प्रीहेंशन करने, 2 क्लोज टेस्ट, और हमें 10 या 15 PQRS करने, ये काम आप डेली करिए, समझे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे ना तो ये सारे आपके होने लगेंगे। तो इसलिए आप इनको डेली पढ़ते जाएंगे। और इन्हीं के साथ, इन सब के साथ जो आपको भाई लास्ट काम करना है ना, आपको ना वीक में, आप हर वीक यहाँ पर एक मॉक टेस्ट देंगे। यानी आपको क्या करना है बेटा, एक मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा वीक में। ये स्टार्टिंग में आप करिए, जब आप अच्छे से चीजें सीख जाएं तो फिर आप वीक में कितने मॉक टेस्ट देना, फिर आप देना 2 मॉक टेस्ट। और जब आपका पेपर नजदीक हो और जब 1 महीना रह जाए तो डेली 1 मॉक टेस्ट देना। और एनालिसिस आपको जरूर करना है, ये देखना है कि आखिर कौन सा पार्ट ऐसा है कि जिसमें आप वीक हैं, समझे। मान लें भाई आप मैथ में कोई चैप्टर आपका कमजोर है, आपने क्या किया, मॉक टेस्ट दिया, आपके नंबर नहीं बने, आपने देखा सर ये हमसे नहीं बन रहा, तो आप क्या करें, 1 हफ्ता उस पर मेहनत करिए, फिर देखिए आगे चल के। बाकी ये मत करना कि बाकी छोड़ दो, एक के पीछे लग जाओ, तो आपको सबको बराबर टाइम देना है। तो ये सारी बातें आप याद रखना जो मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको वो
मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ सिलेक्शन लेने के एसएससी में, जो मैंने खुद अप्लाई किए हैं, जिससे मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले, जिससे मैंने कम से कम 10 से 12 एसएससी के एग्जामों को क्लियर किया, यानी इतनी बार, क्योंकि 4 बार तो सीजीएल किया हुआ है, उसके बाद फिर सीपीओ 2 बार किया हुआ है, बाकी एमटीएस किया हुआ है और सीएचएसएल किया हुआ है। तो ये सारे एग्जाम, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो मैं अगर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैंने क्या प्रॉब्लम्स झेली हैं हर एक सब्जेक्ट को लेके। तो और स्पेशली मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो मैं ये जान सकता हूँ कि यूपी बोर्ड वालों के लिए ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कॉम्प्रिहेंशन में। तो उस पर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा आपको थोड़ा सा। तो बस ये आप इस तरह से तैयारी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है तो। और आपके लिए मैं बहुत जल्द जो भी जितने भी हमारे सीजीएल के क्वेश्चन 2023 में पेपर हुए हैं प्री में मैथ के, वो सबका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, और इसी तरह मैं सारे एग्जाम्स के आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बस ये कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को प्यार दें जितना हो सकता है, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू।